नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प के YouTube चैनल पे। आइए हम चर्चा करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट जीके की। आज का पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के ब्रिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रिक्स 4 देशों का एक समूह था जिसकी पहली बैठक 2008 में हुई थी और 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था रूस के येकेटरिनबर्ग में, और 2011 चीन में हुए सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया था और भाग लेने के उपरांत वह ब्रिक्स समूह बन गया था। 5 देशों के समूह के बाद 2012 में पहली बार भारत में यह सम्मेलन हुआ। पहली बार भारत में हुए इस सम्मेलन में उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ब्रिक्स जो देश है 5 देशों का समूह है, क्यों ना हम ऐसे एक बैंक की स्थापना करें जिससे कल को अगर इन 5 देशों में किसी भी देश को अगर सहायता की जरूरत पड़े, रुपयों की जरूरत पड़े, तो हमें वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यही बात कहनी थी, लेकिन वो बात 2014 में पूरी हुई। 2014 का जो सम्मेलन हुआ था फोर्टालोजा ब्राजील में, फोर्टालोजा ब्राजील में हुए सम्मेलन में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स बैंक वही ब्रिक्स बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि उस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते किस देश को $1 अरब की आपातकालीन राशि प्रदान की है। जल्दी से आंसर बताएं कमेंट में। ऑप्शन आपके सामने है। ब्रिक्स के बारे में और बता देता हूं मैं। ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं, लेकिन भारत की ओर से प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। अब तक भारत में ब्रिक्स के 2 शिखर सम्मेलन हुए, पहली बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में। 2016 में गोवा में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और 2014 में जो ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी, उसी ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो बनाया गया वो बनाया गया शंघाई शहर चीन को, और उसी की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। और 2014 का ब्राजील में सम्मेलन हुआ। क्रम के अनुसार सम्मेलन हो रहे हैं। 2014 में ब्राजील, 15 में रूस, 16 में इंडिया, 17 में चाइना, 18 में दक्षिण अफ्रीका। फिर उसी क्रम में शुरू हो जाएगा BRICS ब्रिक्स। उसी तरीके से ये चलता रहेगा। आपने आंसर दिया, सही आंसर रहेगा भारत। भारत देश को ये राशि दी गई है और इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। और अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं KV कामत। चर्चा करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने, आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। उस वेबसाइट का नाम बताना है, यानी कि जिस राज्य ने इसे शुरू किया है, होप पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है, आपको उस राज्य का नाम बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम बताएं। आपके पास 20 सेकंड का समय है। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत अच्छा।
सही आंसर रहेगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ इस पोर्टल का लोकार्पण किया। होप पोर्टल का लोकार्पण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया और इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति तो जुड़ेंगे, उनके साथ साथ प्रदेश से, राज्य से बाहर रह रहे, काम कर रहे प्रवासी भी इसमें कनेक्ट हो गए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। आइए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 2020 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक का जो कामकाज संभालता है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड का ही होता है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा यह कामकाज संभाला जाता है। तो आपको बताना है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर दें। आंसर जल्दी से जल्दी दें। सही दिया आंसर तरुण बजाज। तरुण बजाज सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव, वर्तमान में वो क्या थे? पहले आर्थिक मामलों के सचिव थे। तरुण बजाज को आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब मैं आपको आरबीआई की बात बता रहा हूं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हाल ही के एक एग्जाम में आया था कि आरबीआई की स्थापना कितने करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी? जल्दी से कमेंट में बताएं कि आरबीआई की स्थापना जब हुई थी 1935 में कितने करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। उसके अलावा मैं कुछ बातें बता देता हूं। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर यानी कि 1935 में सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और उसके बाद में भारत हुआ स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत का पहला आरबीआई गवर्नर या स्वतंत्रता के समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो आपका सही आंसर रहेगा सीडी देशमुख। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन यह भी बना सकता है कि गणतंत्र भारत यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, गणतंत्रता के बाद पहली बार आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था दोस्तों सर बेनेगल रामाराव। किसे बनाया गया था? सर बेनेगल रामाराव। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने करोड़ की पूंजी, तो आपका सही आंसर रहेगा 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में अगर गवर्नर पूछे तो वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं और गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आइए हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन है? एक बहादुर सैनिक की जिंदगी है, उस जिंदगी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है मित्रों। उस लेखक का नाम क्या है? जल्दी से आप कमेंट में बताएं। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे कैप्टन विजयंत। उस वक्त उनकी 22 वर्ष की उम्र थी। उन पे एक जीवनी लिखी जा रही है, वो किनके द्वारा लिखी जा रही है? तो आपका सही आंसर रहेगा वी.एन. थापर। वी.एन. थापर जी जो हैं वो कैप्टन विजयंत जी के पिता हैं। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और उनके साथ है उनकी
बेटी जो शहीद हुए थे कैप्टन विजयंत थापर, उनकी बेटियां नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर उनकी जीवनी लिखी है। एक बहादुर सैनिक की कहानी है और उन्हीं के लिए पूछा जाता है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? वी एन थापर, वी एन थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक सभी घरों में, देश के सभी घरों में पाइपलाइन के तहत पानी पहुंचाया जाएगा। उस जल जीवन मिशन के तहत उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है दोस्तों, जिसने दिसंबर 2022 तक अपने सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। मैंने आपसे राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछा है और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ हरियाणा राज्य भी है जिसने यही लक्ष्य रखा है। तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में बताएं, जल्दी बताएं दोस्तों। हाँ जी, सही आंसर रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में जल जीवन मिशन के लिए कुल 680 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कितने करोड़ रुपए का बजट दिया गया है दोस्तों? 680 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसके तहत दिसंबर 2022 तक वो सभी ग्रामीण परिवारों को नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। अभी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 13 मई को देश भर में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई। किनकी जयंती मनाई गई? फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती मनाई गई। आपको बताना है कि फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? जल्दी से कमेंट में बताएं कि फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? क्रम के अनुसार बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताएं कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। सही आंसर रहेगा आपका 5वें। फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे थे। और अगर हम बात करें, इनसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं। अब मैं इन्हीं के बारे में एक विशेष क्वेश्चन की चर्चा कर देता हूं कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और आंतरिक अशांति के नाम पे, जिसे सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है, उस नाम पे एक तीसरा जो राष्ट्रीय शासन लगा था 25 जून 1975 को। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी, जो देश के 5वें और देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 पर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। अभी वर्तमान में कोविड-19 पर शंघाई सहयोग संगठनों के विदेश मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन में भाग लिया है। किसमें भाग लिया है? वीडियो सम्मेलन में, एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। आपको बताना है कि इस में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट में बताएं। अगर मैं बात करूं शंघाई सहयोग संगठन की, तो यूरोप व एशिया का एक राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा सहयोग संगठन है शंघाई सहयोग संगठन। जल्दी से बताएं विदेश मंत्री कौन है? एस
जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। इस बैठक की जो मेजबानी की है, कॉन्फ्रेंस की जो मेजबानी की है, वो रूस देश ने की है मित्रों। किसने की है? रूस देश ने। अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की, संघाई सहयोग संगठन संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई 5 जिसकी स्थापना 1996 में हो गई थी, और उसके अंदर तजाकिस्तान, रूस, चीन, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल था। उज्बेकिस्तान बाद में शामिल हुआ था, कजाकिस्तान पहले शामिल था। उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही, शामिल जैसे हुआ, तब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हो गई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को हुई। कब हुई थी? 15 जून 2001 को। तो वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है मित्रों 8। पहले 6 थे, भारत व पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया जून 2017 में। वर्तमान में 8 देश हैं, और वर्तमान में इसके महासचिव हैं व्लादिमीर नेरोव। और एससीओ का जो 19वां सम्मेलन हुआ था, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था, जो 19वां सम्मेलन था। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? आपको बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस परीक्षण मशीन को अपने देश को समर्पित किया है? जल्दी से कमेंट में बताएं। सही आंसर रहेगा आपका कोवास 6800। ये पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 की जांच के लिए खरीदा है, और इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। इसे कहां स्थापित किया गया है? दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में। अब सरकार ने प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और जिसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? अभी लॉकडाउन खुलने वाला है मित्रों, तो अभी जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, तो शुरू होने के पश्चात कोई भी यात्री जो ट्रेन में यात्रा करेगा, यात्रा करने से पहले उसे उस ऐप को उसने अपने मोबाइल में रखना अनिवार्य होगा। उसे डाउनलोड करना ही होगा, और फिर उसके बाद में वह ट्रेन की यात्रा कर सकता है। जल्दी से कमेंट में बताएं उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप की अगर हम बात करें, तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए इस ऐप को रखना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। अगर हम बात करें मित्रों इस ऐप की, तो जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में यह 2 कोड के बारे में बताएगा। उनमें से एक हरा और दूसरा पीला। अगर आपको ग्रीन के बारे में बताए, तो इसका मतलब यह है कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। अगर वो ऐप आपको पीले रंग में दिखाई दे, आपको सूचना दे, कलर आपका उसमें पीला है, तो इसका मतलब आप बहुत जोखिम में हैं। और रेड का तो पता ही है मित्रों, रेड का मतलब खतरा। तो इसका मतलब यह है कि इस ऐप को अनिवार्य है आप भी इस ऐप को अभी डाउनलोड करें। चर्चा करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु यानी कि थीम क्या रखी गई है वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या रखी गई है? जल्दी से कमेंट में बताएं। सही आंसर रहेगा आपका फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या रहेगा? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। संयुक्त परिवार के जीवन और महत्व में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 15 मई को मनाया जाता है।
और परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल 15 मई को परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी घोषणा? 1993 में। चर्चा करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। मई 2020 में, वर्तमान में मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक रही है? यानी कि सूची में कौन सा स्थान मिला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? जल्दी से कमेंट में बताएं दोस्तों। इस सूचकांक की बात करें, इन देशों की ऊर्जा में क्षेत्रों में तुलना करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। आपका सही आंसर रहेगा 74। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष ये 76 नंबर पर था, 2 नंबरों की इसने बढ़ोतरी की है अपने भारत देश ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर स्वीडन रहा है, और स्वीडन की बात करें तो यह लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड और फिर फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, और दुनिया की 115 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किए गए कि सबसे नीचे पायदान पर, आखिरी पायदान पर जो देश रहा है वो रहा है हैती देश। और विश्व आर्थिक मंच के वर्तमान में संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आज इतने ही कुछ क्वेश्चनों के साथ मैं सभी से फिर एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।